एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट में आज दफा 370 केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने दफा 35A पर अपना तबसरा पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दफा 35A ने शहरियों के बहुत से बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी शहरियों से रोजगार और जायदाद के हुसूल के हुकूक छीन लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईन में दफा 35A के इजाफे से अवाम के बुनियादी हुकूक छीन लिए गए। रोजगार हासिल करने, जमीन खरीदने और वहां आबाद होने के हक की खिलाफ वर्जी की गई। मरकजी हुकूमत ने अदालत में अपना मौकूफ पेश करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला कौमी मुफाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए लिया गया है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की तरफ से बहस शुरू की। इस बीच सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कश्मीर के प्रोफेसर ज़हूर अहमद बट का मामला अदालत के सामने रखा। सिब्बल ने इल्जाम आयद किया कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर बट की बहस की वजह से यूनिवर्सिटी ने उन्हें मुअत्तल किया। अदालत ने एजी और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको अदालत में बहस करने पर मुअत्तल किया गया है तो एजी इस मामले की देखे और हमें बताए। What happens? If you look at the CO, it applies part 3. That is volume 3. You get it at volume 3, page 14 months. Page 14. Yes, sir. Volume 3, page 14. But you bring in Article 35A, which creates an exception in 3 areas. Employment under the state government, 2, acquisition of removable property, 3, settlement in the state, leave aside scholarships. So though part 3 is made applicable, by the same vein, when you introduce Article 35A, you are taking away the 3 rights, 3 fundamental rights. 16(1), 19, 14. and 16(1). Then you are taking away the right to acquire removable property, which then was a fundamental right under 19(1)(f) and Article 31. And third, settlement in the state, which is a fundamental right under 19(1)(e). Right. So though the Constitution expressly made the provisions of Article 19 applicable, which would include these 3 rights, and Article 16, by enacting 35A, you virtually took away the fundamental right. जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी की उन पर तनकीद का जवाब दिया। अंद्राबी ने कहा कि वो उन लोगों की शुक्रगुजार है जिन्होंने इमामों से मुतालिक इक़दाम का खैर मकदम किया और उन लोगों का भी जिन्होंने इस पर तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि अहले इमाम या मुअज्जिन के इंतखाब में क्या हर्ज है? क्या इमाम को पढ़ना लिखना नहीं आना चाहिए? इमामों को खुतबा देना है। अंद्राबी ने कहा कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए अहले इमाम का होना लाजमी है। हम कोई NGO या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे हैं, ये एक मजहबी तंजीम है। अंद्राबी ने कहा कि लोगों को तनकीद करने दे, ये इनके लिए हौसला अफजा है। मैं PhD हूं और यहां मेरी अहलियत का सवाल नहीं, मुझे खुतबात देने की जरूरत नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ये ऑर्डर निकाला है, ये सोच समझकर एक पैनल बैठी है जो वाकई में इमाम व खतीब पे मबनी है, जो मुफ्तीज पे मबनी है। उन्होंने ये पैनल और जो एडवर्टीजमेंट हमने निकाला, हमें चाहिए इस बोर्ड के लिए हमारे जो वक्फ, पहले हम उन लोगों का भी शुक्रिया करेंगे कि हमें वजाहत करने का एक बार फिर से मौका मिला कि हमारे जो मसाजिद है जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, जो हमारी श्राइन्स आती है, उनमें हमें असामियां फिल करनी है। और असामियां जब हम फिल करते हैं तो क्या इमाम अनपढ़ होना चाहिए? क्या इमाम हाफिज कुरान नहीं होना चाहिए? क्या इमाम व खतीब अहदीसों का मुताला जाने बगैर
मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठेंगे और लोगों को नमाज और अहदीस वो पढ़ा सकते हैं, ये सवाल है अब हमारा। हमने वही किया जो वक्फ बोर्ड के मसाजिद और दरगाहों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि हम एक इदारा चला रहे हैं, हम कोई NGO नहीं चला रहे हैं, हम कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये इदारा है रिलीजियस इदारा जिसके लिए हमें सरकार ने मुंतखब किया है और हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इस बोर्ड को चलाना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी हम पे अब उंगलियां ना उठाए, वैसे ही जैसे पहले ये वक्फ खामोश था, वक्फ में पॉलिटिक्स चल रही थी, तभी सब लोगों को ये बहुत अच्छा लगता था। अब इसलिए ये कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि पहले दिन से यहाँ पे हमने चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन जहाँ चैलेंज नहीं वहाँ काम भी नहीं होता है। इसलिए तमाम तनकीद करने वालों को हम फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तनकीद करते रहे, हम काम करते रहे और हमें काम करने का हौसला इसी तनकीद से मिलता है। कुछ पर्सनल अटैक्स भी हुए, जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन को लेके पर्सनल अटैक्स किए, तो कैसे देखते हैं, कैसे हैं आप इस सबको? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटी तक तो पढ़ाई करी है, अगर नहीं भी की होती तो मैंने इमामत तो कहीं करनी नहीं है। जब इमामत का मैंने इमाम बनना होगा तो उसके लिए मैंने खुद से फिर हाफिज कलामुल्लाह होना बहुत ज़रूरी है, अभी वो मौका आया नहीं है। लेकिन चेयरपर्सन बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत थी वो लोग बेहतर जानते हैं कि उन्होंने ही हमारी डिग्रियों को चेक करके हमें स्टेट अवार्ड से नवाजा है, हमें गवर्नमेंट ने खंगाल के इस कुर्सी पे बिठाया है। हम नकली डॉक्टरेट करके इस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, हमने बाज़ाब्ता PhD गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करके आए हैं और यहाँ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस कदर हमें क्वालिफिकेशन है। रही बात अगर हमें कहीं पे नमाज पढ़ानी हो, उसके लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। वो हम जो अब हमें नमाज पढ़ाएंगे उनको कम से कम कुरान तो याद होना चाहिए, अहदीस तो याद होने चाहिए, ताकि अगली जनरेशन अपने दीन के बारे में सही तालीम हासिल करके आगे दुनिया और दीन को भी हासिल करे। इमाम को कोई तकलीफ तो नहीं होनेगी, क्योंकि जो हमारे दारुल उलूम में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बड़े बड़े दारुल उलूम हैं यहाँ पर, और बड़ी बड़ी हमें यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान में हैं। आप सऊदी अरबिया में देखेंगे, वहाँ भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से ये दीनी तालीम पाकर लोग खुशी, जो असनाद इनको मिलती है, खुशी हासिल करते हैं। क्योंकि मुफ्ती कोई जात नहीं होती है। जैसे डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी PhD करके डॉक्टर बनी है तो मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं लिखेंगे, वैसे ही जब मुफ्ती की तालीम कोई पाता है उसको सनद मिलती है, वो मुफ्ती कहलाता है, ताकि वो फतवे दे सके। वो कोई कास्ट नहीं होती है, कास्ट नहीं है मुफ्ती, मुफ्ती तालीम है, सनद है। इसीलिए हमें मुफ्तीज चाहिए, मुअल्लिम चाहिए, आलिम चाहिए, आइमा चाहिए, क्योंकि हमें मस्जिदों में तबलीग करने के लिए आइमा चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी करदा इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में डिग्री होल्डर इमामों मुअज्जिनों की भर्ती शुरू करेगा। अगर पुराने इमामों को उम्र भर वही तनख्वाह मिलती रहेगी और उन्हें इससे महरूम नहीं किया जाएगा तो इसमें कुछ हर्ज या नाकाबिल कबूल बात नहीं। अगर वो नए इमामों की डिग्रियों के साथ भर्ती करेंगे तो एक अच्छा कदम है, और साथ ही उन्हें बुजुर्गों को बेरोजगार नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे उनकी माशी हालत पर असर पड़ेगा। सिलसिले में जो मालूमात मुझ तक बहम पहुंचाई गई और उसमें ये मालूम हुआ मुझे कि वक्फ बोर्ड नए लोगों को तो रिक्रूट कर रही है, लेकिन पुराने लोग जो बर्खास्त हो रहे हैं
ان کی تنخواہیں تا بلا تخفیف انہیں دی جائے گی. تو اگر ایسا فیصلہ ہے تو یہ صحیح ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ جو اپنے عہدوں سے سبکدوش ہوں گے تو وہ کسی مالی مشکلات کا انہیں سامنا ہو. اگر ان کو بلا تخفیف تا حیات پیسہ دیا جاتا ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ وقف والوں کو یہ احساس ہے کہ یہ لوگ زندگی ڈپرائیو نہیں ہوں گے روزی روٹی سے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر علی محمد ساگر نے جموں کشمیر میں وقف بورڈ کے اماموں سے متعلق بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کہنا مناسب نہیں ہے. انہیں واضح طور پر سامنے آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. ساگر نے کہا کہ امام کہاں سے ڈگریاں لے کر آئیں. ہمارے یہاں ایسے امام ہیں جو پچھلے 60 سال سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. جو محترمہ نے بیان دیا اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں دین میں مداخلت تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام کا ہر ایک شریعت کو دیکھنا ہوتا ہے، سنت کو دیکھنا ہوتا ہے. لہٰذا ایسی بات کرنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. وقف بورڈ کی جہاں تک ترقی باقی چیزوں کا سوال ہے، ہم اس کے حق میں ہیں، اور اس بارے میں کوئی پرپوزل لائے گی نیشنل کانفرنس، اس کو ہمیشہ نیشنل کانفرنس نے وقف کو سٹنگ کیا ہے شیر کشمیر سے لے کر آج تک. لہٰذا اس نے جو باتیں کہی ہیں میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے خانقاہ مولا میں ہمارا عزیز الدین صاحب امام تھے 55 سال 60 سال، تو اس کے پیچھے جو لوگوں نے نمازیں پڑھی جو بڑے ہی نیک انسان تھے، باصلاحیت آدمی تھے، شریعت والے تھے، تو وہ غلط ہیں؟ یا دوسرے جو امام حضرات ہیں، امام خطیب ہے جامع مسجد میں، یا دوسرے جو امام حضرات ہیں، یا جو ہم نے ایک نرسری بنائی تھی سکالرس کی اور مفتیز کی اور ائمہ کی، جب ہم نے مدینہ علوم شیر کشمیر نے بنایا یہاں، اس میں حفظ کلام اللہ تیار ہوتے تھے، اس میں حدیثوں پہ مہر رکھنے والے تیار ہوتے تھے. وہ غلط ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ بیسیکلی اس کے پیچھے کیا بات ہے، اس کی وضاحت کرنی چاہیے ان کو. میں اپنے کہا کہ یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا، یہ اس سے ہمارے جو ائمہ حضرات ہے، جو ہمارے پیر حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، دوسرے حفظ کلام اللہ ہیں، ان کے دل انجرڈ ہو جائے گا، ان کے جو جذبات ہے وہ مجروح ہو جائیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ جو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، یہ کہاں سے ائمہ لانا چاہتے ہیں، یہ کہاں سے مفتی لانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ غلط، ہمارے ائمہ غلط ہے، ہمارے مفتی غلط ہے، حضرت میں وعد جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہیں؟ اس کی وضاحت کرنی چاہیے. پی ڈی پی لیڈر سہیل بخاری نے اماموں اور مؤذنین پر جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کے حالیہ بیان کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ عصری تعلیم یافتہ اماموں اور مؤذنین کا تقرر کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آر ایس ایس کا حکم ہے. در حقیقت بی جے پی مذہبی اداروں میں آر ایس ایس کے نظریے کو نافذ کرنا چاہتی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ ڈگری کا لازم ہونا مندروں میں لاگو کیوں نہیں کیا جاتا اور وہ ہمارے ممبروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہماری جو مسجدیں ہیں، ہماری جو خانقاہ ہے، اس کا ممبر ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے. دراصل یہ جو وقف بورڈ کے تھرو آرڈر آیا ہے، یہ آر ایس ایس کے اس ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کی ایک صحیح ہے، جس کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے ان معظم اور محترم ممبرس پہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں کہ وہاں وہ شخص آئے جسے یہ چنیں اور پھر وہ وہی بات کریں جس کو یہ الاؤ کریں. اور یہ سیدھے جو اٹیک ہے ہمارے مذہبی معاملات پہ، اور اس میں جس طرح کا انٹرفیرنس اور اتھارٹی وہ خود ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں آر ایس ایس سے، اسی کا ایک پہلو ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ یہی بی جے پی والے، میں اگر ان سے یہ کہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، تو پہلے آپ جتنے ہمارے ملک میں باقی مذاہب کی جو اہم جگہیں ہیں، جتنے مندر ہیں وغیرہ ہیں، پہلے یہ ڈگری والا معاملہ وہاں کیوں نہیں آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ وہاں نہیں کریں گے. حالانکہ بی جے پی سینٹر میں بھی گورنمنٹ میں ہے، اسٹیٹس میں بھی گورنمنٹ میں ہے، ان کے لیے تو آسان تھا. یہ اتنی اچھی چیز ہے تو پہلے وہاں شروع کر کے دیکھیے. لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ایجنڈا ڈفرنٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ممبرس ہیں، ہمارے جو پلپٹس ہیں، ان پہ قبضہ جمائیں
और हम इस चीज को कतन बर्दाश्त। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर में G20 की बैठक होने के बाद घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को आगे आकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। पुंछ के चिकंदाबाग, खड़ी और गुलपुर इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू। 2 मुश्तबा अफराद के नजर आने के इत्तला पर शुरू किया गया तलाशी अभियान। SOG, फौज, पुलिस और CRPF कर रही है मुश्तरका कार्रवाई। वक्फ बोर्ड के नए ऑर्डर पर अल्ताफ बुखारी ने किया रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, अगर इम्तिहान होना है तो फिर पहले चेयरपर्सन का किया जाए इम्तिहान। मीर वाइज और दीगर को भी रिहा करने की कही बात। युवा राजपूत सभा के सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ये खबर दहशतगर्द अब्दुल रशीद उर्फ जहांगीर की जायदाद जब्त करने के हवाले से है। आपको ये खबर जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर दहशतगर्द अब्दुल रशीद उर्फ जहांगीर की जायदाद को जब्त कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब्दुल रशीद की जायदाद को जब्त कर लिया। डोडा में दहशतगर्द अब्दुल रशीद की जायदाद 4.5 कनाल अराजी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। अब्दुल रशीद इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों, धमाकों और आतजदगी था। अब्दुल रशीद था इन तमाम चीजों में मुलविस। डोडा के नौजवानों को दहशतगर्दी में शामिल होने पर उकसाता था जहांगीर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करी। दहशतगर्द अब्दुल रशीद उर्फ जहांगीर की जायदाद को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि डोडा के नौजवानों को ये दहशतगर्दी में शामिल होने पर उकसाता था और अभी जो अब्दुल रशीद है वो पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मौजूद है। पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा शाम देर गए श्री बड़ा अमरनाथ मंदिर पहुंची, जहां एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से छड़ी को सलामी दी गई और वैदिक नारों के बाद छड़ी मुबारक को बड़ा अमरनाथ मंदिर में ले जाया गया। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग उस जगह पर कायम किया गया है जहां इस छड़ी मुबारक को अगले 3 दिन तक रखा जाएगा और पूजा की जाएगी। साथ ही श्री बड़ा अमरनाथ मंदिर के अहाते में 3 रोजा रक्षाबंधन मेला भी जारी रहेगा। न्यूज़ 18 बुद्धा अमरनाथ यात्रा को भक्तों और स्वामी से इस बारे में विश्वनंद सरस्वती से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि कदीम रिवायत के मुताबिक इस बार भी अगले 3 दिन तक मंदिर में ही रहेगा। इस्लामी अखाड़ा से निकली श्री बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र छड़ी यात्रा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पहुंच चुकी है और छड़ी मुबारक को जो है मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की किस प्रकार लाइनें लगी हैं, कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जो छड़ी मुबारक के साथ पुंछ से निकले थे, अभी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिले। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है कतारों में लगे हैं और अपने हाथों में जल के पात्र लिए हुए ताकि भगवान का जलाभिषेक कर सकें। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से भगवान भोलेनाथ की श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जारी थी और उसी यात्रा में जो है आज छड़ी यात्रा जो है पुंछ से निकाली गई थी, जो कि यहाँ पर पहुंची है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं।
कई श्रद्धालु अभी भी जो हैं रास्ते में हैं और पैदल आ रहे हैं, और श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। उनका क्या, आपका नाम? मुझे भूषण बल्ला कहते हैं जी, मैं पुंछ का ही रहने वाला हूँ। तो छड़ी यात्रा को क्या कहना है, कब से आ रहे हैं? और छड़ी यात्रा तो कब से आ रही है, तो ये तो बहुत प्राचीन काल से आ रही है, लेकिन ये खुशी की ये बात है कि आज बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर बगैर किसी हादसे या कोई रुकावट के यहाँ पर पहुँच चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बड़ा अच्छा रोल था, और यहाँ की पब्लिक ने बिला इम्तियाज मजहब मिलत उन्हें पूरा साथ दिया और उसको यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब किया है। तो क्या लगता है कि पहले से कुछ फर्क आया है? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क आया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क आया है। तो अगर इसी तरीके से और चलता रहा तो ये मिलिटेंसी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार जो है श्रद्धालुओं का कहना है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर काफी बदलाव आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है एक अच्छी तरह से लोग छड़ी मुबारक श्री बूढ़ा अमरनाथ पहुंच चुकी है और मंदिर में छड़ी को स्थापित कर दिया गया है। स्वामी जी से बात करेंगे इस छड़ी यात्रा को लेकर अगले 2 दिनों तक किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, उस बारे में बारे में जानेंगे। स्वामी जी, छड़ी मुबारक मंदिर पहुंच चुकी है और अगले 2 दिनों का किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? हर वर्ष के तरह से छड़ी यात्रा सवेरे दशनामी अखाड़ा पुंछ से पूजा के बाद सभागृह में रखी गई। वहाँ पर विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए, और फिर वहाँ पर ध्वजारोहण के बाद छड़ी को यहाँ लाया गया। यहाँ आकर के वैदिक मंत्रों से पूजन हुआ। भगवान शिव का प्रतीक छड़ी को फिर बूढ़ा अमरनाथ जी मंदिर के ऊपर स्थापित कर दिया है। पहले की परंपरा है 3 दिन यहीं पर छड़ी पूजित होगी शिवलिंग के साथ, और उसके बाद 31 तारीख को हवन होगा, ध्वजारोहण होगा, और उसके साथ साथ भंडारे का आयोजन होगा। और फिर छड़ी को 31 को सवेरे ठीक 8 बजे यहाँ से भोजन करके वापस दशनामी अखाड़ा पुंछ में स्थापित किया जाएगा, और ये छड़ी का फेस्टिवल समाप्त होगा। बाकी बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा तो चलती ही रहेगी। तो स्वामी जी का कहना है कि अगले 3 दिनों तक छड़ी मुबारक जो यहाँ रहेगी, यहाँ पर दर्शन पूजन होगा, और 31 तारीख को हवन के बाद जो है छड़ी को दोबारा पुंछ ले जाया जाएगा। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, बूढ़ा अमरनाथ, पुंछ। बारामूला पुलिस ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुरमीत सिंह के लापता केस की तहकीकात के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर बारामूला की क़यादत में एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। बारामूला पुलिस ने किसी भी मुमकिन सुराग का पता लगाने के लिए एसडीआरएफ डार्क स्क्वाड ड्रोन सर्विलेंस पर मुश्तमिल एक जामा तलाशी मुहिम भी शुरू की। बारामूला पुलिस ने अवाम पर जोर दिया कि वो लापता इंजीनियर गुरमीत सिंह को तलाश करने में हर मुमकिन ताउन और मदद करे। स्क्रीन पर नजर आ रहे पुलिस के फोन नंबरात पर जानकारी दी जा सकती है। बारामूला के इंजीनियर गुरमीत सिंह जो 25 तारीख से लापता हैं, बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी जो है यहीं पे, जो आप मेरे सामने रोड देख रहे हैं, इसी रोड पे मिली थी। उनका फ़ोन भी वहीं पे मिला था, लेकिन तब से उनका कोई अता पता नहीं है। अभी जो है पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एसडीआरएफ या जो मकामी लोग हैं वो उसकी तलाश जारी रखे हुए हैं। दरिया के इर्द गिर्द भी ढूंढ रहे हैं, किनारों पे भी ढूंढ रहे हैं, दरिया में भी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कहीं वो दरिया में न चले गए हों, ये इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। इसीलिए जो सर्च ऑपरेशन 3 दिन से जारी है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है, जो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है उनको कि ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, और क्या कोई अभी तक मस्बत नताइज सामने आए हैं। जी मुमताज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ऑपरेशन आपने शुरू किया था 3 दिन पहले, अभी आपको क्या लगता है उसके कोई नताइज सामने आए हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 25 तारीख से हमारे जो गुरमीत जी है, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक साथी थे हमारे, तो मिसिंग है। अब अपेरेंटली जिस सर्कमस्टेंस में उनकी गाड़ी देखी गई है, उससे ये काफ़ी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ड्राउनिंग है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके हर एंगल को देखा जा रहा है।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इसको मॉनिटर कर रही है और कल एसएसपी साहब ने भी इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी है और वो हर एंगल को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो ड्राउनिंग हो या और कोई एंगल उसका होगा। तो वक्त से पहले कोई ये चीज़ बताना कि ये ड्राउनिंग है या कोई और मसला है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बाकी जो हमारे मीडिया के साथी है वो इस चीज़ पे ज़्यादा तूल ना दे, उसको किसी ऐसी डायरेक्शन में ना ले जब तक नहीं इसका पूरा जो ये रेस्क्यू है, ये सर्च ऑपरेशन है, ये कंक्लूड हो जाए। तो हम ये बता सकते हैं कि पुलिस ने अपने वसाइल को बरोकार लाया है, चाहे उनका लोकेशन है मोबाइल से, चाहे जो लोगों के पास भी इन्होंने जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है लोगों से भी अपील की है जो आसपास के लोग हैं, तो अभी तक उसके कुछ नताइज सामने आए हैं पुलिस की कार्रवाई के जहाँ तक ताल्लुक है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बता दिया कि पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, उसको हेड कर रहे हैं एक सीनियर ऑफिसर डीएसपी हेडक्वार्टर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी यहाँ के लोकल है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो या सिख कम्युनिटी से हो, सब लोग मिलजुल, आप देख रहे हो हर साइड से आपको लोग नज़र आ रहे हैं, तो हर कोई अपना जो ह्यूमन इनपुट है वो भी इसमें पुट इन कर रहा है और जो टेक्निकल इनपुट्स हैं पुलिस उसको बारीक बीन से देख रही है। और मैं ख़ास तौर पर आपको ये बता रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत ज़िला इंतज़ामिया इन कोऑर्डिनेशन विद पुलिस और आर्मी तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि एक ये मार्कोस की टीम भी यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है, वो भी इसको देख रहे हैं कि कैसे हमें इमीडिएटली जो ये मिसिंग है इसको हम ट्रैक करेंगे। इसके अलावा जो बाकी एंगल से उसमें भी पेशरफ्त ये हो रही है कि हर साइड से जो ह्यूमन इनपुट है उसको बरोकार लाया जा रहा है और टेक्निकल इनपुट्स, मोबाइल ट्रैकिंग, बाकी चीज़ें ये देखी जा रही हैं। जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि मुमताज़ साहब ने बताया, जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है जो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस का टेक्निकल जो है इनपुट उस पर भी काम हो रहा है, या जो ह्यूमन इनपुट है उस पर भी काम हो रहा है। लोगों से गुजारिश की गई है कि अगर गुरमीत सिंह जी के बारे में कहीं भी कोई पता चला, क्योंकि उनकी फैमिली काफ़ी परेशान है, उस ज़िम्न में उनको इतला की जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। मिस वर्ल्ड कैरोलिना ब्लास्क का कश्मीर